अब तक हमने आपको बताया कि आखिर कैसे गुजरात के क्रिकेटर का बेटा नियति के कुठाराघात से अनाथ हो जाता है, फिर कैसे गुजरात के एक अनाथ बच्चे को राजस्थान का एक साधु पालता है, फिर कैसे हालातों ने उसे बिजली मैकेनिक बना दिया, और फिर कैसे एक अनाथ बिजली मैकेनिक राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया, और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उस नेता ने आखिर कौन कौन से वो काम किए जिनकी बदौलत आज समूचा हिंदुस्तान उसी अनाथ बिजली मैकेनिक से मुख्यमंत्री तलक का सफरनामा तय कर चुके उस शख्स को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। मगर अब जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो शायद इस कहानी से भी ज्यादा हैरतअंगेज है, क्योंकि सोचे तो यकीन नहीं होता है कि एक अनाथ बिजली मैकेनिक से आधुनिक राजस्थान के निर्माता तलक का सफर तय कर देने वाले शख्स के साथ जनता कुछ ऐसा भी कर सकती है, पत्थरों से दौड़ा दौड़ा कर मार सकती है। और आखिर क्यों मोहनलाल सुखाड़िया को मिला हिंदुस्तान के सबसे इश्कबाज मुख्यमंत्री का टैग? ये अपने आप में एक अविश्वसनीय दास्तान है जो आइए हम सुनाते हैं आपको। यह कहानी शुरू होती है गुजरात के सौराष्ट्र से, जहां की क्रिकेट टीम के एक बड़े मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, राइट हैंडेड बैट्समैन, गजब की कलाइयां। और इन्हीं पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया को एक रोज 22 गज की पट्टी पर अपना जौहर दिखलाते देखा था तत्कालीन झालावाड़ नरेश ने। पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया से प्रभावित हुए और पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया को तत्काल बुला लिया झालावाड़। इस तरह गुजरात की धरती छोड़ पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया आते हैं राजस्थान की सरजमी पे। झालावाड़ राजघराने के भीतर क्रिकेट खेला करते थे कि एक दोपहर की बात है, झालावाड़ राजघराने के भीतर क्रिकेट खेलते पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया पर नजर पड़ती है वैष्णव संप्रदाय के महातीर्थ कहे जाने वाले नाथ द्वारा के तत्कालीन महंत दामोदर दास तिलकायत की, जो यकीनन संत हुआ करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, मगर क्रिकेट में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे। अपने बेटे को बड़का वाला क्रिकेटर बनाना चाहते थे और तलाश में थे किसी योग्य क्रिकेट गुरु की। और उस रोज जब उन्होंने 22 गज की पट्टी पर पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया को अपने बल्ले से जौहर दिखलाते देखा तो मानो लगे हाथ उनकी वो तलाश वहीं मुकम्मल हो गई। इसके बाद तिलकायत जी पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया को लेकर आ गए नाथ द्वारा। पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया जी को भी नाथ द्वारा आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि नाथ द्वारा तो उनके दिल के बेहद अजीज था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया की पत्नी का मायका भी तो नाथ द्वारा ही था, यानी पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया की ससुराल। तो इस तरह पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया अपनी ससुराल यानी नाथ द्वारा के महंत दामोदर दास तिलकायत जी के साथ नाथ द्वारा में रहने लगे। दामोदर दास तिलकायत जी के सुपुत्र को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने लगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे, कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाने लगे। पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया जी का भी वैवाहिक जीवन सुख संपन्नता के साथ नाथ द्वारा के भीतर पुष्प तो पल्लवित हो रहा था। और जल्द ही पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया के इस सुखी परिवार में एक और पुष्प पल्लवित होता है, एक बेटे का जन्म होता है। नाम था मोहन। तारीख थी 31 जुलाई, बरस था 1916। जिसके बाद नाथ द्वारा के भीतर ही पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया अपने बेटे मोहन और अपनी पत्नी के साथ सुख संपन्नता से अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं। दिन, हफ्ते, महीने, बरस गुजरते चले जाते हैं और यकीनन पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया के घर परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। मगर सब कुछ ही आपके जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा ही चलता रहे ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि मोहन जब महज 5 बरस के थे तभी मोहन के पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया का आकस्मिक देहावसान हो गया। यकीनन यह खबर मानो पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया के परिवार पर दुखों के वज्रपात सरीखी थी, क्योंकि अब जीवन किस ओर जाएगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसका न पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया की पत्नी को इल्हाम था, न पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया के 5 बरस के नन्हे से बेटे
मोहन को। परिवार बेसहारा हो चुका था, पिता का साया सर से उठ चुका था। अब मोहन का बचपन कैसे गुजरेगा, मानो बस यही सवाल मोहन की मां को खाए जा रहा था। मगर ऊपर वाला है ना, वो कभी इतना निष्ठुर नहीं होता कि हर रास्ते बंद कर दे। यकीनन मोहन के परिवार पर दुखों ने अपना साया गहराया था, मगर दुखों की स्कोप वर्षा से बचाने के लिए नाथ द्वारा के महंत दामोदर दास तिलकायत मानो अपनी छत्र छाया का गोवर्धन लिए पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया के परिवार के साथ खड़े थे। पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया के जाने के बाद भी उनके परिवार को रत्ती भर कष्ट ना हो, इसकी जिम्मेदारी दामोदर दास तिलकायत ने ली। बिल्कुल जैसे अपने बेटे का ख्याल रखा ऐसे मोहन का ख्याल रखा। जिस विद्यालय में अपने बेटे को पढ़ाया उससे अच्छे विद्यालय में मोहन को पढ़ाया। उच्च शिक्षा के लिए तत्कालीन मुंबई के सर्वोत्कृष्ट तकनीकी संस्थान विजेआईटी के भीतर भेजा। मगर दामोदर दास तिलकायत जी को कहां इल्हाम था कि वो मोहन को बंबई भेजेंगे इंजीनियर बनाने और मोहन बन के आ जाएंगे कुछ और ही। क्या बन के आए थे मोहन? नेता। दरअसल मोहन बंबई की सरजमी पे गए तो थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, मगर वो सरजमी थी तो बंबई की। वो बंबई जो उन दिनों कांग्रेस की सियासत का स्पंदन केंद्र हुआ करती थी। बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं का मरकज। सरदार पटेल का तो दूसरा घर बंबई ही हुआ करती थी। और वो गांधी मैदान वाला घर कहां भूल सकती है बंबई उसे, वो महात्मा गांधी का प्रवास। तो बंबई के जर्रे जर्रे में बहा करती थी उन दिनों कांग्रेस की सियासत। और बंबई के जर्रे जर्रे में बहती कांग्रेस की इसी हवा ने आहिस्ता से विजेआईटी के भीतर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे मोहनलाल सुखाड़िया के दिल के तारों को भी झंकृत किया। और मोहन ने बरस 1936 में विजेआईटी के भीतर ही अपना पहला सियासी पदार्पण किया। खैर बंबई के दिनों में तो पढ़ाई और सियासत साथ साथ चल ही रही थी, मगर जब पढ़ाई पूरी कर मोहन वापस नाथ द्वारा लौटे तब मोहन के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब जिंदगी आगे कैसी बढ़े। माने ये कॉलेज की पढ़ाई और कॉलेज की नेतागिरी तो ठीक है, मगर अब जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो मोहन ने निकाला अपनी जाति का पुराना सजरा। मोहन जैन समुदाय से आते थे और जैनियों का तो हिंदुस्तान में पुराना सजरा है व्यापार का। तो बस मोहन ने महंत जी को समझाइश दे दी कि यकीनन उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है, मगर किसी बरतानिया हुकूमत के अधिकारी के आदेशों को मानने से बेहतर है कि वो अपनी खुद की दुकान खोल ले। अपना खुद का छोटा ही सही, मगर खुद का व्यापार तो खुद ही का होता है। भाई महंत जी भी क्या ही कर सकते थे, बोले हे मस्तु बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। और इसके बाद महंत जी के सुपुत्र मोहनलाल जी ने उदयपुर में हाथी पोल के पास मेवाड़ स्टोर नाम से अपनी बिजली की दुकान खोल ली और बिजली के सामान बनाने, बिजली के सामानों को बेचने, मकानों पर झालर लगवाने, साज सज्जा करने का काम करने लगे। मगर एक दफा नेतागिरी का चस्का जिसे लग जाता है ना, फिर वो चाहे जो कुछ कर ले, कुछ बने ना बने इसका तो पता नहीं, मगर अंदर से एक नेता जरूर रहता है। और ये नेता बंबई ने बना दिया था मोहनलाल को दिल के बिल्कुल गहराई से। तो यकीनन मोहनलाल जी ने हाथी पोल के पास मेवाड़ स्टोर नाम की बिजली की दुकान खोल ली थी, मगर उस दुकान पर बिजली के सामान खरीदने वाले ग्राहकों से ज्यादा कांग्रेस के नेता नजर आया करते थे गप लड़ाते हुए। पूरे मेवाड़ में मशहूर हो चुकी थी ये दुकान कि भैया बिजली का सामान खरीदना है तो हाथी पोल के पास वाली नेताजी की दुकान चले जाओ, सब सामान मिल जाएगा। वो दौर वैसे भी कांग्रेस की प्रजामंडल की राजनीति का हुआ करता था, जहां मेवाड़ के भीतर माणिक्यलाल वर्मा प्रजामंडल के बड़े नेता हुआ करते थे, जिन माणिक्यलाल वर्मा का मोहनलाल जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसी दुकान पर उठना बैठना हो गया। और फिर देखते ही देखते कब मोहनलाल जी अपनी मेवाड़ स्टोर की दुकान का शटर गिराकर पूर्णतः कांग्रेस के नेता बन गए, ये न मोहनलाल जी को पता चला
न महंत जी को इल्हाम हुआ और न तत्कालीन प्रजामंडल के नेताओं को। फिर मुल्क आजाद होता है, तमाम सूबों की सरकारों के गठन की कवायद शुरू होती है, मगर राजस्थान तो अलबेला था, क्योंकि राजस्थान तब तलक वर्तमान मूर्त स्वरूप में आया कहां था। क्योंकि तत्कालीन राजस्थान में कई ऐसी बड़ी रियासतें थीं जिनको भारतीय संघ में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल के कंधों पे थी, और उन रियासतों को एक सूत्रता में पिरोकर हमारा वर्तमान राजस्थान बनाने का प्रक्रम 1950 आते आते पूरा होता है, जिसके बाद बरस 1951 में जाकर होते हैं राजस्थान विधानसभा के पहले आम विधानसभा के चुनाव, जिन चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू के विश्वास पात्र और कृपा पात्र जय नारायण व्यास। और जाहिराना तौर से वो दौर तो नेहरू का था, पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का परचम फहरा रहा था। तो राजस्थान की सरजमी पर भी पहले आम विधानसभा चुनाव में नैसर्गिक और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने विजय पताका फहराई, जिसके बाद थोड़े बहुत नाटकीय प्रक्रमों के बाद ही सही, मगर अंततः मुख्यमंत्री की कुर्सी नेहरू के विश्वास पात्र कृपा पात्र जय नारायण व्यास के ही खेमे में आई। मगर न जाने कौन सी अड़हिया सवार थी व्यास साहब के सिर पर कि व्यास साहब जिन दो सबसे ताकतवर हाथों के बूते राजस्थान की गद्दी पर जा बैठे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हीं दोनों हाथों को काटने में लग गए। माने राजस्थान के भीतर व्यास को गद्दी दिलाने वाले दो सबसे बड़े चेहरे थे, मेवाड़ से आने वाले माणिक्यलाल वर्मा और मारवाड़ वाले माथुर साहब। और मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यास साहब ने सबसे पहले इन्हीं दोनों चेहरों की बेअदबी शुरू कर दी। फलस्वरूप ये दोनों चेहरे यानी व्यास के दो सबसे बड़े आधार स्तंभों ने ही व्यास से बगावत शुरू कर दी। मोहनलाल सुखाड़िया को ये दोनों बरसों से जानते थे, तो इन दोनों ने व्यास के आगे मोहन को खड़ा कर पीछे से मोहन को ताकत देना आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। शुरुआत में तो कांग्रेस आला कमान यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बगावत पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जाहिराना तौर से नेहरू के दिल को तो व्यास ही रास आते थे। मगर जब राजस्थान के नेता माणिक्यलाल वर्मा और माथुर साहब के इशारे पर राज्यसभा के पटल पर क्रॉस वोटिंग पर उतर आए, तो मजबूरन ही सही मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंततोगत्वा मुख्यमंत्री के पद के लिए सार्वजनिक मत परीक्षण के आयोजन का ऐलान करना पड़ा। और फिर तो दस्तक देती है वही 6 नवंबर 1954 वाली शाम, जिस शाम से हमारे आज के सत्र की भोर हुई थी और जिस जयपुर के जलेब चौक के पास वाले सवाई मानसिंह टाउन हॉल के भीतर हुई वोटिंग के दौरान 59 बनाम 51 के मार्जिन से मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 वोटों से पराजित कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया था और बन गए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब जानता हूं आप सबको लग रहा होगा, लो जी इसमें कौन बड़ी बात, औरों के दम पे वैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे, इसमें मोहन का कौन सा करिश्मा। अरे थमिए थमिए जनाब, मोहन की बंसी यूं ही न सुनाई देती है। मोहन की बांसुरी ने सुरों के साज तो छेड़े मुख्यमंत्री बनने के बाद। चूंकि मोहन को इल्हाम था कि यकीनन वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मगर वो महज परिस्थितियों की पैदाइश हैं और अभी दिल्ली आला कमान यानी नेहरू का भरोसा भी उन पर नहीं जमा है। यानी जब तलक वो आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों के भीतर अपने आप को साबित नहीं कर देंगे, तब तक नेहरू का भरोसा उन पर जमेगा और ना उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्की होगी। और फिर तो हर सुबह 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास के भीतर एक आवाज आती थी जोर से, सुनेंगे, सुनिए, मुख्यमंत्री साहब टिफिन का डब्बा पैक हो गया है। अब आप सोचेंगे इस आवाज में क्या खास है। यही तो वो आवाज थी जिस आवाज ने आहिस्ता आहिस्ता राजस्थान की सियासी फिजाओं में मोहनलाल सुखाड़िया का वो कोरस भरा कि उस कोरस के सहारे कब राजस्थान की सियासत में बस सब कुछ मोहन ही मोहन नजर आने लगा, ये किसी को समझ ही नहीं है। दरअसल मोहन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कसम खा ली थी कि वो दोपहर का खाना ना अपने घर पे करेंगे ना दफ्तर में, राजस्थान के किसी न किसी जिले के किसी न किसी गांव की खेत की मेड़ पे बैठ के करेंगे। इसीलिए हर सुबह मोहन अपने घर से 8-9 बजे निकल जाते थे, दिन भर राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे करते रहते थे और दोपहर के वक्त किसी भी गांव में खेत की मेड़ पे बैठ के टिफिन करने बैठ जाते थे।
अब आप खुद कल्पना करिए, एक रोज आप गांव की मेड़ की पगडंडी पे चल रहे हैं और अचानक नजर आ जाए कि मुख्यमंत्री साहब मेड़ पे आलथी पलथी बैठ के अपना दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो क्या समझेंगे आप? यही समझेंगे ना कि भाई बड़ा जड़ों से जुड़ा हुआ आदमी है, खेती किसानी के बारे में कितना जानता है, किसानों के हित की बात जरूर सोचता होगा, तभी तो इस तरह गांव गांव खेत खेत घूम रहा है। बस इतना ही समझाना था मोहन को राजस्थान के सबसे बड़े मतदाता वर्ग यानी किसानों को। मगर क्या महज किसानों का वोट अपने पास कर लेने भर से ही राजस्थान फतेह हो जाता है? ना, ये बात जब हमें आज इल्हाम है तो उस दौर में मोहन को तो इल्हाम ही रही होगी। तभी तो मोहन ने जहां एक और समाज के सबसे अंतिम कतार पर खड़े हुए किसान को अपने पाले में किया, तो वही समाज के भीतर के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग यानी जमींदार वर्ग को भी अपने पाले में करने के लिए उन्हें खुदकाश जमीनों का पट्टा दे दिया। यह पट्टा मिलना था कि आए दिन जयपुर में होने वाले जमींदारों के विरोध प्रदर्शन एक मुश्त शांत हो गए और एक साथ समाज का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग और समाज की आखिरी कतार पर खड़ा हुआ वर्ग दोनों मोहनलाल सुखाड़िया के पाले में आ बैठे। और फिर इसके बाद तो वही हुआ जो होना था। 1957 के विधानसभा चुनाव जो मोहनलाल सुखाड़िया के सियासी सफरनामे का सबसे बड़ा टेस्ट लेने वाले थे, उस टेस्ट में मोहनलाल सुखाड़िया टॉपर बन के निकले। एक और विधानसभा के भीतर 119 विधानसभा सीटों पर अपना परचम फहराकर सूबे के भीतर अपनी गद्दी मजबूत की, तो वहीं दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए 22 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटों का उपहार भेजकर नेहरू की नजरों में भी अपना कद और भरोसा और बढ़ा लिया। और फिर तो शंखनाद होता है राजस्थान के भीतर मोहनलाल सुखाड़िया के युग का, क्योंकि इसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 17 बरस तक मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के दुर्ग को अजेय बनाए रखा। और शायद यही वजह है कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मगर सच कहूं तो जब मैं ये पंक्तियां बोल रहा था ना, मेरे हृदय के भीतर दसियों हजार सवाल थे। सवाल नियति से थे कि वाकई में नियति के गर्भ में किसके लिए क्या क्या होता है समझ से परे है। कोई कल्पना कर सकता है कि जिस शख्स को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता हो, उस नेता ने अपनी जिंदगी में वो दौर भी देखा जब सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत, उसके इश्क, एक लड़की से प्यार करने के जुर्म में जनता उसे दौड़ा रही थी, पत्थरों से मार रही थी। घायल छत विच्छत मोहनलाल सुखाड़िया एक लड़की के साथ बस और बस मोहब्बत करने की सजा भुगत रहा था। क्या है वो कहानी? चलिए सुना देते हैं आपको। मगर कहानी सुनाने से पहले आइए मिलवाते हैं आपको उस लड़की से जिस लड़की की मोहब्बत ने मोहन को ऐसा दीवाना बना दिया था कि मोहनलाल सुखाड़िया जैसा शख्स जनता की मार खा रहा था। जनता छोड़ दीजिए, उसकी अपनी मां उससे सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी, मगर इसके बावजूद मोहन ने उस लड़की का साथ नहीं छोड़ा। जानना चाहेंगे उस लड़की के बारे में सच? तो आइए हमारे साथ आपको लेकर चलते हैं एक मंजिला मकान के भीतर। रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक दरवाजा तोड़ने की आवाज आती है, खटखटाने की नहीं, तोड़ने की। दरवाजा टूटता है और घर के भीतर दाखिल होती है पुलिस। यह घर मोहनलाल सुखाड़िया का था, जो इसी लड़की के साथ उस रोज उस कमरे के भीतर थे। पुलिस मोहन को गिरफ्तार करने आई थी बरतानिया हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम में। पुलिस मोहन को बिस्तर से उठाती है, गिरफ्तार करने के लिए आगे लेकर आती है कि तभी पुलिस और मोहन के बीच में आ जाती है यही लड़की। पुलिस लड़की को हटने के लिए कहती है तो लड़की पुलिस से कहती है बस एक क्षण रुकिए। पुलिस वालों को जब तक कुछ समझ आता तब तक लड़की भीतर जाती है और भीतर से एक नारियल
और हाथ में रोली लेकर आती है। मोहन के हाथ में नारियल पकड़ाती है और मोहन के माथे पर तिलक करती है कि अब जाइए जेल। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ हम न झुके थे न झुकेंगे। इस लड़की का नाम था इंदुबाला मेहता, जो उस दौर में कांग्रेस की नेत्री हुआ करती थी। जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दशक हुआ करता था 1940 का, और इलाका था परंपरावादी राजस्थान, जहां महिलाओं को घूंघट से चेहरा बाहर निकालने की इजाजत नहीं होती थी। तो उस दौर में परंपरावादी राजस्थान में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद कर मर्दों की सियासत में मर्दों की आंखों से आंखें डालकर सियासत करने वाली इंदुबाला मेहता की बगावत का ताप समझ सकते हैं आप। और जब हम आज इंदुबाला मेहता के ऐसे कारनामों को पढ़कर उनके मुरीद हुए बिना नहीं रह सकते थे, तो जरा सोचिए मोहनलाल सुखाड़िया इंदू के मुरीद हुए बिना कैसे रह सकते थे। मगर सवाल नहीं कौंध रहा है आपके जहन में कि अगर ऐसी इंदू के लिए दीवानगी थी मोहन की, तो ऐसी इंदू को चाहने के लिए मोहन पर जनता ने पत्थर क्यों बरसाए? जवाब सुनेंगे तो तरस भी आएगा और गुस्सा भी आएगा जनता की नासमझी पर। क्योंकि वजह महज इतनी भर थी कि इंदू का परिवार आर्य समाजी था और मोहन का परिवार धुर परंपरावादी वैष्णव परिवार। जहां अगर बेटा एक आर्य समाजी बिटिया को ब्याह कर घर ले आए तो मानो प्रलय आ जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। यही वजह थी कि मोहन ने अपना विवाह करने से पहले ना अपनी मां को बताया, ना महंत जी से समझाइश करने की कोशिश की, क्योंकि इल्हाम था मोहन को मानना है नहीं किसी को। इसीलिए मजबूरन ही सही मगर मोहन को इंदू से विवाह करने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर बगल के ब्यावर कस्बे में जाना पड़ा था, जहां आर्य समाजियों का प्रभुत्व था। मगर ब्यावर कोई चांद पे तो था नहीं, था तो मेवाड़ में ही। तो ब्यावर में मोहन और इंदू के विवाह की खबर ज्यों ही नाथ द्वारा उदयपुर पहुंची, तत्काल पूरा शहर बंद हो गया कि आखिर एक वैष्णव ने एक आर्य समाजी से शादी कैसे कर ली। समूचा शहर बंद हो गया। लोग अपने अपने घरों में ईंटा, पत्थर, टमाटर, जो कुछ था सब लेकर तैयार बैठे कि जैसे ही मोहन विवाह करके इंदू के साथ वापस शहर में आएंगे, मोहन का स्वागत इन्हीं चीजों से होगा। और यकीन मानिए जैसे ही मोहन ने इंदू के साथ अपने शहर में पहला कदम रखा कि घरों के दरवाजे नहीं खुले, छज्जे खुले और ऊपर से निकल निकल के लोगों ने ईंटे, पत्थर, माने न जाने विरोध करने के कैसे कैसे हिंसक तरीके आजमाए। वो तो शुक्र मनाइए मोहन के उन दोस्तों का जिन्होंने ऐसे नाजुक दौर में मोहन का हाथ अपने हाथों से थामे रखा। जब पूरा शहर मोहन और इंदू पर पत्थर बरसा रहा था, तब यही मोहन के वो दोस्त थे जो सुरक्षा घेरा बना के मोहन और इंदू के चारों ओर खड़े होकर हर वार अपनी छाती पे ले रहे थे। लहूलुहान हो रहे थे, खून सड़कों पर बह रहा था, मगर मोहन और इंदू पर एक आंच नहीं आने दी थी इन दोस्तों ने। कैसा लगा इस कहानी को सुन के? जहालत पे हंसी नहीं आ रही है, हमें गुस्सा आ रहा है। ऐसी जहालत क्या कहें। कहानी थी, हमने सुना दी। अब आपको इस कहानी को सुनने के बाद अगर जाति व्यवस्था पर कुछ कहना है, अपना विरोध दर्ज कराना है, तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कम से कम अपना विरोध तो जरूर दर्ज कराइए। इस जाति व्यवस्था के खिलाफ हर मंच पर विरोध होना चाहिए और आपसे गुहार है, कमेंट सेक्शन में आकर इस जाति व्यवस्था के खिलाफ अपनी राय जरूर रखिए। लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा किसी नई कहानी में। आज औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है।